वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने कैंसर के बारे में पढ़ा है। कैंसर क्या होता है, कैसे होता है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जो होते हैं उससे एक ट्यूमर बनता है, उसे हम कैंसर कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर इज़ मेटास्टेसिस। जो कैंसरस ट्यूमर होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं, वो जो सेल्स हैं उन ट्यूमर्स की, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ब्लड के थ्रू और लिम्फ के थ्रू बॉडी में दूसरे स्थान, दूसरी प्लेसेस पर पहुंचती है, दूसरी साइट्स पर पहुंचती है और वहां पहुंचकर वो नए ट्यूमर्स बनाती है। इस प्रोसेस को हमने मेटास्टेसिस बताया। और उसके बाद हमने कॉजेज़ ऑफ कैंसर के बारे में भी डिस्कशन किया कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच कॉज कैंसर। उन फैक्टर्स को हम कार्सिनोजेंस कहते हैं और कार्सिनोजेंस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फिजिकल कार्सिनोजेंस यानी फिजिकल फैक्टर्स, केमिकल कार्सिनोजेंस एंड बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस। जो फिजिकल फैक्टर्स हैं उन्हें हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग रेडिएशंस में 2 तरह की रेडिएशंस हमने लिए, एक्स रेज एंड गामा रेज। अगर हम इनसे किसी भी वजह से कहीं पर किसी भी प्लेस पर एक्सपोज होते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे डीएनए का आयोनाइजेशन हो जाता है और डीएनए में उससे म्यूटेशन इंड्यूस होते हैं। और म्यूटेशन होने से, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि अगर ये म्यूटेशंस उन जीन्स में होते हैं जो जीन्स हमारे सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं, तो देन देयर विल बी अ लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन द सेल डिवीजन रिजल्टिंग इन अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, दैट इज कैंसर। देन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस भी होती है, पर्टिकुलरली उसमें यूवी रेज आती है और ये डीएनए का आयोनाइजेशन तो नहीं करती है, पर जो डीएनए में थाइमीन नाइट्रोजन बेसेस होते हैं उनका डाइमराइजेशन करती है और उस डाइमराइजेशन से अगेन म्यूटेशन होता है डीएनए में और दैट लीड टू कैंसर। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट केमिकल कार्सिनोजेंस, और केमिकल कार्सिनोजेंस में हमारे पास एक पूरी लिस्ट है। एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलिन जो टोबैको स्मोक में होता है, लंग कैंसर। 3,4 बेंजोपायरिन कोल टार में होता है, स्किन और लंग कैंसर। सूट जो होता है, ब्लैक पार्टिकल्स जो कहीं पर भी निकलते हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से भी निकलते हैं, उनसे भी स्किन और लंग कैंसर होता है। कैडमियम ऑक्साइड से प्रोस्टेट कैंसर। एफ्लाटॉक्सिन एक फंगल प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है फंगस का, उससे लीवर कैंसर होता है। मस्टर्ड गैस से लंग कैंसर होता है। आपको बताया कि मस्टर्ड गैस इज़ ए यूज एज केमिकल वेपन। निकल और क्रोमियम के जो कंपाउंड्स होते हैं उनसे भी लंग कैंसर हो सकता है। एस्बेस्टोस जो कि इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह में यूज़ होते हैं, या जो फॉल्स सीलिंग बनाते हैं उसमें भी यूज़ होता है इसका एस्बेस्टोस। थर्मल इंसुलेटर की तरह इसको हम काम में लेते हैं, लेकिन जो एस्बेस्टोस की फैक्ट्री में काम करते हैं उन लोगों को लंग कैंसर होने के चांसेस होते हैं। डाईइथाइल स्टिलबेस्ट्रोल एक मेडिसिन है जो सिंथेटिक नॉन स्टेरॉयडल एस्ट्रोजन है और मिसकैरिएज को प्रिवेंट करने के लिए यह पहले प्रिस्क्राइब की जाती थी। इससे वेजाइनल कैंसर होने की पॉसिबिलिटी होती है। विनाइल क्लोराइड जो प्लास्टिक का डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट है, उससे लीवर कैंसर होता है। साथ ही मैंने आपको एक थैलिडोमाइड ड्रग के बारे में और बताया कि ये भी एक पुरानी ड्रग है जो बड़ी इनफेमस जिसे हम कह सकते हैं। किस वजह से? क्योंकि इसको मॉर्निंग सिकनेस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता रहा, लेकिन बाद में पता चला कि इससे जो प्रेग्नेंट लेडी में जो फीटस है उसके ऊपर एबनॉर्मलिटीज़ होती है और लिम्ब एबनॉर्मलिटीज़ होने के चांसेस होते हैं, जिसे टीरेटोजेनेसिस कहते हैं। फिर हमने बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस के बारे में भी बात की, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें हमने 2 तरह के जीन्स के बारे में बात की। एक तो ऑन्कोजेनिक वायरसेस जो होते हैं, उनसे हमारी बॉडी में नए जीन्स इंट्रोड्यूस होते हैं। उन्हें वायरसेस के जीन्स होते हैं, लेकिन वो हमारी सेल डिवीजन पर जो कंट्रोल होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उन्हें हम वायरल ऑन्कोजीन्स कहते हैं। और दूसरे हमारी सेल्स में ही कुछ जीन्स होते हैं जिन्हें हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स या सेलुलर ऑन्कोजीन्स कहते हैं, और इनके एक्टिवेट होने से सेल जो है उनमें ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जाम्पल्स जो हमने वायरल ऑन्कोजीन्स के लिए, जो वायरसेस इस तरह के जीन्स प्रोवाइड कराते हैं हमारी बॉडी को, उसमें एक तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर करता है उससे, और एप्स्टीन बार वायरस, उससे बर्किट्स लिम्फोमा एक बड़ा ही फेमस कैंसर है जो पर्टिकुलरली कॉमन इन अफ्रीका। ओके, तो ये एक ब्रीफ रिवीजन मैंने आपको दिया। बच्चों, आज हम बात करेंगे कैंसर का हम डिटेक्शन और डायग्नोसिस कैसे करते हैं। क्योंकि अगर किसी को कैंसर हुआ है तो सबसे पहले उसका डिटेक्शन और डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि जितना अर्ली डिटेक्शन होगा और डायग्नोसिस होगा, कैंसर के सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। तो अर्ली डिटेक्शन इज़ एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। तो देर आर, अब कैसे करते हैं उसका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि हम उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, उसका पता कैसे लगाया जाता है। तो बच्चों, देर आर सेवरल मेथड बाय विच वी कैन
डायग्नोस और डिटेक्ट कैंसर। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इमेजिंग टेक्निक्स। इमेजिंग टेक्निक्स के बाद हम बात करेंगे हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हिस्टोपैथोलॉजिकल examination. Then we will talk about bone marrow testing, and then we will also talk about use of antibodies, और कुछ हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक के बारे में भी बात करेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स। तो ये हमारे पास कुल 5 मेथड रहेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों इमेजिंग टेक्निक्स। इमेजिंग टेक्निक्स में बच्चों आप जानते होंगे कि जो रेडियोग्राफी होती है, जिसमें पर्टिकुलरली हम एक्सरेज यूज़ करते हैं, तो बेसिकली एक्सरे को ही आप रेडियोग्राफी समझ लीजिए। तो कई सारे ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जिनका प्रिलिमिनरी हम सिर्फ एक्सरे से ही पता लगा सकते हैं। तो एक हमारे पास इमेजिंग टेक्निक में ये आई गया कि अगर बोन्स में या और कहीं किसी पार्ट में ट्यूमर होने की पॉसिबिलिटी है, किसी भी तरह के सिम्टम्स कुछ दिख रहा है, ग्रोथ लग रही है, तो सबसे पहले उसका एक्सरे कर लिया जाता है। एक्सरे में पॉसिबली दिख जाता है ट्यूमर वगैरह, लेकिन बच्चों एक परफेक्ट इमेज नहीं बनती है और कई बार ये पुअर भी होता है, हमें उसके ट्यूमर की साइज़ के बारे में कोई खास आइडिया नहीं मिलता, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में भी पता नहीं चलता है। इसलिए इमेजिंग टेक्निक में एक्सरे से आगे हम बढ़ें तो देन वी हैव सीटी स्कैन। सीटी स्कैन को हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कई बार इसको कैट स्कैन भी कहते हैं, CAT, कंप्यूटर असिस्टेड टोमोग्राफी, ऐसा भी हम इसको कहते हैं। बच्चों इसमें भी डू यू नो कि एक्सरेज का यूज़ किया जाता है, पर एक नॉर्मल एक्सरे में क्या होता है, हाई इंटेंसिटी की एक्सरेज डाली जाएगी। सीटी स्कैन में जो एक्सरेज डाली जाती है वो लो इंटेंसिटी की होती है और बॉडी के डिफरेंट एरियाज़ पर इस तरह से एक्सरेज डाली जाती है कि आपको उस एरिया की एक 3D इमेज मिल जाती है। देखो एक्सरे की जो मशीन होती है बच्चों, वो इस तरह की दिखाई देती है। मैं आपको बताऊं कि इस तरह की एक्सरे की नहीं, सीटी स्कैन की जो मशीन होती है वो देखो, ये इस तरह की मशीन में, इसको इधर यहाँ रख रहा हूँ, ये देखिए आप, देखा भी होगा आपने फिल्मों वगैरह में, इस तरह की मशीन को कई बार आदमी को इसके अंदर ले जाया जाता है। तो ये उसकी मशीन है और जो इमेज बनकर आती है बच्चों, वो इस तरह की इमेजेस बन के आती है। सीटी स्कैन में जो इमेजेस बन के आती है वो इस तरह की इमेजेस बनती है। अब आप देख सकते हो कि इस डायग्राम में ये पूरी इसका जो है वर्टिब्रल कॉलम दिखाई दे रहा है और ये उसका वर्टिब्रल कॉलम का पिछला हिस्सा, बीच में ये उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड है, वो ये यहाँ दिखाई दे रही है और ये सारे बोन्स वाले एरिया हैं। तो ये एब्डोमेन का क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है। तो हम क्या है, इन इमेजेस को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए, अगर मल्टीपल इमेजेस ली जाती है तो उन मल्टीपल इमेजेस को एक दूसरे से ऊपर रखते हुए हम 3D इमेज बना सकते हैं। तो ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, 3D इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन बनाई जा सकती है। एक्सरे में नहीं पॉसिबल होता है, एक्सरे में 2D इमेज बन जाएगी, इसमें 3D इमेज बनती है। पर ये बात आप यहाँ ज़रूर ध्यान रखें कि इसमें भी एक्सरेज का यूज़ किया जाता है, लेकिन एक नॉर्मल एक्सरे में और सीटी स्कैन में फ़र्क ये होता है कि यहाँ माइल्ड इंटेंसिटी की एक्सरेज यूज़ की जाएगी। ये ध्यान रखें, है ना। जो नॉर्मल रेडियोग्राफिक मेथड होते हैं उसमें तो हम एक्सरेज यूज़ करते ही हैं। जो हम कभी भी एक्सरे करा, कभी किसी का हाथ पांव टूट गया, वहाँ आप एक्सरे करवाते हैं, देखा ही होगा आपने, वो हाई इंटेंसिटी की एक्सरे होती है। पर्टिकुलरली सीटी स्कैन में थोड़ी लो इंटेंसिटी की एक्सरेज होती है। और यही आपको याद रखना है कि इसकी एक ख़ास बात क्या है, 2 बातें खास है, दोनों याद रख लें। इसमें 3D इमेज बनती है
और इसमें भी माइल्ड इंटेंसिटी की एक्सरेज का यूज़ किया जाता है। देन थर्ड टेक्निक जो हमारे पास है बच्चों, वो हो गई हमारे पास अब MRI। आपने नाम जरूर सुना होगा, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। दिखने में इसकी भी जो मशीन होती है वो CT स्कैन से मिलती जुलती होती है बच्चों, लेकिन इसमें हम किसी तरह की एक्सरेज वगैरह का यूज़ नहीं करते, इसलिए ये ज़्यादा सेफ है एज़ कम्पेयर टू CT स्कैन। क्योंकि CT स्कैन में एक्सरेज का यूज़ किया जाता है और एक्सरे खुद हम जानते हैं कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती है, तो कई बार नुकसान पहुंचा देती है वो बॉडी को। आप तो ठीक करने का ही पता चला और उल्टा नुकसान हो गया। तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है, ये जो टेक्निक है, इट यूज़ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया जाता है और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का भी उसमें यूज़ होता है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का यूज़ होता है, इसलिए ये उतना नुकसानदायक नहीं होता है। और इससे भी हम इंटरनल ऑर्गन्स की पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं लिविंग टिश्यूज़ में, उसका पता लगाया जा सकता है। तो वी कैन डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन लिविंग टिश्यू। ओके बच्चों, हमें इन टेक्निक्स की और ज़्यादा डिटेल में अभी कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कैंसर का कौन कौन सी टेक्निक्स हम पता लगा सकते हैं, तो आप तो बस याद रखिए कि देयर आर 3 टेक्निक्स। रेडियोग्राफी से पता लगा सकते हैं, CT स्कैन से पता लगा सकते हैं, MRI से पता लगा सकते हैं। अब MRI से 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, CT स्कैन से 2 ही क्वेश्चन बनेंगे जो मैंने आपको समझा दिए। पहला क्वेश्चन कि इसमें कौन सी इमेज बनती है, 3D इमेज बनती है। आप बोलेंगे कि यहाँ पर ये डायग्राम सर जो आपने दिखाया है इसमें 3D इमेज दिखाई नहीं दे रही, तो ये तो 2D इमेज है, लेकिन मल्टीपल इमेजेस बनाई जाती है 1-1 mm या 2-2 mm की डिस्टेंस पर, और फिर उन इमेजेस को एक के ऊपर एक रखते हुए स्टैकिंग करते हैं और एक 3D इमेज डेवलप की जा सकती है, वो कंप्यूटर से करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और दूसरा, क्या इसमें एक्सरेज का यूज़ होता है, कि हाँ CT स्कैन में भी एक्सरेज का यूज़ होता है। एक क्वेश्चन जो MRI से बनेगा, सिंपल है, यहाँ पर इसमें आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया जाता है, और रेडिएशंस अगर यूज़ करते हैं तो फिर वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं, जिससे हम जो इंटरनल लिविंग टिश्यूज़ हैं उसमें किसी भी तरह के पैथोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, कोई ट्यूमर बन रहा है या कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस अगर वहाँ हो रहे हैं, तो हम उसका पता लगा सकते हैं बच्चों। तो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ, दैट इज़ इमेजिंग टेक्निक, जिनसे हम ट्यूमर का बॉडी के अंदर पता लगा सकते हैं, हम ट्यूमर की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा। इन दोनों का ये एडवांटेज है, CT स्कैन और जो MRI है, इन दोनों के ये एडवांटेज है कि साइज़ ऑफ द ट्यूमर पता लगाया जा सकता है, साइज़ ऑफ द ट्यूमर, एग्जैक्ट साइज़ उसका पता लग सकता है। दूसरा, उसकी जो लोकेशन है वो भी अच्छे से पता चल जाती है, लोकेशन ऑफ द ट्यूमर, ये दोनों इसमें आराम से पता लग जाएगा। उससे फिर डॉक्टर ये आइडिया लगा लेगा कि क्या सर्जरी करने लायक है या नहीं। तो अगर पता लग रहा है कि इतना बड़ा ट्यूमर है, इस एरिया में है, हमें उसकी गहराई, लंबाई, चौड़ाई सब पता चल जाएगी, तो डेफिनेटली उसको सर्जरी से बाद में निकाला जा सकता है। ओके, ये एक पार्ट हुआ ट्यूमर का पता लगाने कि भाई किसी इंसान को किसी भी तरह की, मान लीजिए कोई पर्सन है, उसे स्टमक में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है और कई सारी दवाइयाँ देने के बाद ठीक नहीं हुआ है नॉर्मल, तो फिर डॉक्टर सस्पेक्ट करता है कि भाई सारी मेडिसिन दे दी, ये ठीक नहीं हो रहा है, कहीं उसको किसी तरह का कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है। एक्सरे करने के लिए भेजेगा, एक्सरे में कुछ आया तो ठीक नहीं आया, तो फिर को बोले चलो या तो CT स्कैन करते हैं या MRI करते हैं, और फिर पता चला कि उसके CT स्कैन और MRI से पता चला है कि स्टमक की वॉल में एक छोटा ट्यूमर सॉर्ट ऑफ समथिंग दिख रहा है। तो अब हमारी अगली स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, अब डॉक्टर ये जानना चाहेगा कि ये जो ट्यूमर वहाँ बना है वो बिनाइन ट्यूमर है या वो कैंसरस या मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो उसके बाद हमारे पास जो दूसरी टेक्निक बचती है बच्चों डायग्नोसिस की, उसे हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। अब इस हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में करते क्या, इट इज़ वेरी सिंपल। हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में वो, क्योंकि लोकेशन हमें पता चल चुकी है उस ट्यूमर की, तो किसी कैथेटर को यूज़ करते हुए, कैथेटर मतलब कोई डिवाइस यूज़ करेंगे और उसको ओरल रूट से स्टमक तक पहुंचाएंगे और वहाँ से
उस ट्यूमर का एक छोटा सा पीस बाहर ले लेते हैं। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहला काम यही करना पड़ता है, वी हैव टू कट ए पीस ऑफ ट्यूमर और उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और वो जो छोटा सा आपने टुकड़ा लिया है, उस ट्यूमर का जो पीस आपने काट के उसको बाहर निकाला है, उसके फिर हमें पतले पतले सेक्शंस बनाएंगे, वी विल कट द सेक्शंस, और उन सेक्शंस को फिर हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन उसका किया जाएगा। तो उससे क्या पता चलेगा, हमें उससे पता चल जाएगा, क्योंकि जो कैंसरस सेल्स होती है वो उनका जो शेप होता है, उनका जो मॉर्फोलॉजी जो होती है सेल्स की, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो एक एक्सपर्ट अगर कोई पैथोलॉजिस्ट बैठा है तो उसको माइक्रोस्कोप में पता चल जाएगा कि जो टिश्यू हमने निकाला है उस टिश्यू में जो सेल्स है वो नॉर्मल स्टमक की सेल्स है या डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है। तो उससे उसको कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि भाई हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इसको कहते हैं हम हिस्टोपैथोलॉजिकल, हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं बच्चों। लेकिन अब यहाँ नॉर्मल टिश्यू की स्टडी नहीं कर रहे हैं, उसको कोई एबनॉर्मलिटी है, उसको कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हो गई है, तो फिर इसलिए हम इसको नॉर्मल हिस्टोलॉजिकल स्टडी नहीं कह के हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं। तो करना क्या होता है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी में, इट इज़ वेरी सिंपल। कोई भी किसी भी ऑर्गन की आपको स्टडी करनी है, वहाँ से उसका एक पीस निकालो, कट ए पीस ऑफ ट्यूमर, और इस प्रोसेस को बायोप्सी कहते हैं। उस पीस को निकालने का जो प्रोसेस होगा उसको हम टिश्यू या ऑर्गन को उसका बायोप्सी कहेंगे, और बाहर निकालने के बाद उसको सेक्शंस उसके काटेंगे और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करेंगे, और इसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन को हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी या एग्जामिनेशन कहते हैं। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वो जो ट्यूमर है वो कैंसरस ट्यूमर है या किसी और तरह का ट्यूमर है। तो बच्चों, दो डायग्नोस्टिक टेक्निक का मेथड्स मैंने आपको बता दिए। पहला डायग्नोस्टिक मेथड क्या रहा, इमेजिंग टेक्निक से हम डायग्नोस कर सकते हैं ट्यूमर का, या फिर हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन से कर सकते हैं। हाँ, अब अगर किसी को कोई ट्यूमर जो है वो बोन मैरो में है या किसी को ब्लड कैंसर ही है, तो इन केस ऑफ ल्यूकेमिया, है ना, अब एक थर्ड डायग्नोस्टिक टेक्निक पर आ रहा हूँ मैं, कि इन केस ऑफ ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर जो होते हैं, तो अब ब्लड कैंसर में तो आपको उसकी बोन मैरो टेस्टिंग करनी पड़ेगी, बोन मैरो टेस्टिंग करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं, उसके ब्लड की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। और क्या देखेंगे आप उसमें हमें ये देखना पड़ेगा फॉर इंक्रीज सेल काउंट, क्योंकि अगर उसको ब्लड कैंसर हुआ है, डब्ल्यूबीसी का, ल्यूकेमिया का, किसी तरह का कैंसर हुआ है, तो ऑब्वियसली डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाएगा। तो उसी से हमें पता चल जाएगा, बोन मैरो की टेस्टिंग करेंगे, ब्लड की टेस्टिंग करेंगे, और उसमें इंक्रीज सेल काउंट मिलेगा। नॉर्मल सेल से अगर काउंट ज़्यादा है तो हमें पता चल जाएगा कि दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया। तो ये हमारा पार्ट थोड़ा सा कंपैरेटिवली सिंपल हो जाता है। और एक और टेक्निक जो डायग्नोस्टिक टेक्निक है, उसमें हम एंटीबॉडीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ ऑफ एंटीबॉडीज़। ये कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, ये बड़ा मज़ेदार है ये, और ध्यान से सीखना समझना, मैं आपको बता देता हूँ इसको। देखो बच्चों, यूज़ ऑफ एंटीबॉडीज़ में भी हमें सबसे पहले बायोप्सी तो करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए आपने बायोप्सी कर ली, और बायोप्सी करने के बाद उसके सेक्शंस बना लिए, और सेक्शंस बनाने के बाद ये वो सेल्स है, ओके, तो ये वो सेल्स हैं और ये कैंसरस सेल्स है। अब आप एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि कैंसरस सेल्स जो होती है वो म्यूटेंट सेल्स होती है, नॉर्मल बॉडी सेल से डिफरेंट होती है, उनके कुछ जीन्स म्यूटेटेड होते हैं। अब अगर जीन में किसी जीन में कोई म्यूटेशन होगा, तो उस जीन से बनने वाली जो प्रोटीन होगी वो भी डिफरेंट होगी। हम क्या करते हैं बच्चों कि हमारे पास उन डिफरेंट प्रोटीन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो दीज आर द एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट कैंसर सेल्स। ये कहाँ से लाए, एंटीबॉडी कहाँ से लाए, वो भी चीज़ क्लियर करें। पहले एक मैं समझा देता हूँ कि मान लीजिए ये आपके पास कैंसर सेल्स है, और इन कैंसर सेल पर एक प्रोटीन है। तो ये कोई मैं रेड कलर की प्रोटीन बना रहा हूँ यहाँ, है ना। ये प्रोटीन नॉर्मल प्रोटीन से डिफरेंट होगी, गारंटीड डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि ये म्यूटेंट जीन की प्रोटीन है। तो हम क्या करते हैं कि जो कैंसरस सेल्स होती है, किसी मान लो पास्ट में कोई पर्सन रहा है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि पर्टिकुलर कैंसर में सेल्स के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन डेवलप होती है, तो हम क्या करते हैं, उन प्रोटीन्स को पहले से किन्हीं दूसरे एनिमल्स में, लाइक हॉर्स में, माउस में, रैबिट में, गिनी पिग में, उन प्रोटीन्स को
इंजेक्ट करते हैं और वहाँ उन प्रोटीन्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाते हैं। तो अब देखिए हमारे पास ये एंटीबॉडीज़ हैं, फाइन। ये एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट में है? दीज एंटीबॉडीज़ आर अगेंस्ट कैंसर सेल्स। सेल के ऊपर ये जो प्रोटीन है उसके अगेंस्ट में ये एंटीबॉडीज़ है। इज दैट क्लियर? आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन यहाँ एक ही दिमाग में आएगा आपके, हम ये एंटीबॉडी लाए कहाँ से? तो भाई ऐसा है बच्चों, सिंपल सा है कि साइंटिस्ट को पहले से स्टडी करके ये पता चल चुका है कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ जब कैंसर होता है तो उस कैंसर में सेल्स के ऊपर एक डिफरेंट टाइप की प्रोटीन दिखने लग जाती है। ये स्टडी से, रिसर्च से प्रूव हो चुका है। तो हमने क्या किया, यानी साइंटिस्ट ने क्या किया, उन प्रोटीन्स को वहाँ से प्यूरिफाई कर लिया और किसी एनिमल में इंजेक्ट किया। उस एनिमल में उन प्रोटीन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनने लग जाएंगे। हमें बस अब उन एंटीबॉडीज़ को वहाँ से इकट्ठा करके डॉक्टर्स को या दूसरे जो भी रिसर्च करने वाले हैं उनको सप्लाई करना है। इज़ दैट क्लियर? अब उनके पास ये एंटीबॉडी है। अब मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास कोई कैंसर का पेशेंट आया, डॉक्टर ने सस्पेक्ट किया यार ये तो वही वाला कैंसर है जिसमें सेल के ऊपर की प्रोटीन चेंज हो जाती है। तो चलो वो जो ट्यूमर है वहाँ से उसका सेक्शन काटा, सेक्शन बायोप्सी करी, उसका सेक्शन काटा और ये जो एंटीबॉडीज़ है इन एंटीबॉडीज़ को फिर वहाँ एक्सपोज किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये एंटीबॉडी वहाँ जाके इस तरह से बाइंड हो जाएगी, ये एंटीबॉडीज़ इस तरह से वहाँ जाके बाइंड होगी। और एक चीज़ हम और करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, ये एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगी, हमें क्या पता चलेगा एंटीबॉडी बाइंड हुई है या नहीं? तो ये जो एंटीबॉडीज़ होती है बेसिकली किसी न किसी फ्लोरोसेंट डाई से इनको टैग किया हुआ होता है। तो अब जब ये एंटीबॉडी यहाँ जाके बाइंड हुए तो एंटीबॉडी के साथ में ये डाई भी वहाँ पहुँच गई और बाद में हम, क्योंकि ये फ्लोरोसेंट डाई है तो इस टिश्यू के ऊपर अगर हम फ्लोरोसेंट लाइट किसी भी तरह की डालेंगे तो यहाँ से ये चमकने लग जाएगी। ये जो डाई के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एकदम से चमकने लगेंगे, पता चल जाएगा कि हमारा एंटीबॉडी वहाँ जाके बाइंड हो गया। हमारा एंटीबॉडी वहाँ जाके बाइंड हुआ है, इसका मतलब उन जो सेक्शन आपको दिया गया है, जो सेल्स आपको दी गई है, उसके पास वो पर्टिकुलर प्रोटीन प्रेजेंट है और वो पर्टिकुलर प्रोटीन वहाँ प्रेजेंट है, इसका मतलब वो सेल्स कैंसरस सेल है। तो इस तरह से हमें उस ट्यूमर में ये कन्फर्म हो गया, एंटीबॉडीज़ की हेल्प से हमने ये कन्फर्म कर लिया कि जो ट्यूमर आपको दिया गया था उसके अंदर जो सेल्स है वो कैंसरस सेल है। तो इस तरह से बच्चों हम एंटीबॉडीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं डायग्नोसिस के लिए, मैंने आपको समझा दिया है। और एक और बात करेंगे अब हम कि आजकल कई सारी ऐसी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स भी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स भी है जिनसे हम कैंसर का पता लगा सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा है और इंटरेस्टेड है। ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। चलो एक काम करते हैं, हमारी बुक है वहाँ से हम एक लाइन लेकर आएंगे। ये देखिए और ध्यान से इस लाइन को आप पढ़ेंगे। अरे चलिए, सबसे पहले हम यहाँ एक थोड़ा सा लिख लें ऊपर, जो कि मुझे कट गया है, तो ये इसके कंटिन्यूएशन में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूएशन में ये आ जाएगा। अब हम इसको रीड आउट करते हैं। देखो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स applied to detect genes in individuals with inherited susceptibility to certain cancers। मैं आपको इस लाइन का मीनिंग समझाता हूँ बच्चों। डॉक्टर्स ने जब कई सारे कैंसर्स की स्टडी करी, जैसे पर्टिकुलरली बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की, कि कई सारे लोगों में ब्रेस्ट कैंसर, कई महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर हुआ, तो डॉक्टर्स ने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन लोगों के जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ उनके जीन्स की स्टडी करी, तो पता चला कि उनमें कोई एक पर्टिकुलर म्यूटेंट जीन सभी में कॉमन था। तो क्या कंक्लूजन इससे निकला? इससे ये कंक्लूजन निकला कि अगर किसी पर्सन की बॉडी में ये वाला पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट है तो उसे फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर होने की पॉसिबिलिटी 99% है। आया समझ में? कैसे पता लगाया? पता इजीली लग गया कि जिन लोगों को ब्रेस्ट कैंसर हुआ उनकी एनालिसिस किया, उनका स्टडी किया, उनके जीनोम का स्टडी किया, उनके डीएनए का स्टडी किया, तो सब में एक पर्टिकुलर म्यूटेंट जीन कॉमन मिला। तो इसका कंक्लूजन यही निकला कि अगर ये जीन किसी इंसान में है तो उसको आगे पीछे ब्रेस्ट कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है। और ऐसे लोगों को हम कहेंगे दैट
दे हैव इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी टू सर्टेन कैंसर्स, है ना। उन लोगों के लिए, उनके पास वो जीन कहाँ से आया, म्यूटेंट जीन कहाँ से आया, उनके पास डेफिनेटली उनके पेरेंट्स से आया, तो इसलिए इनहेरिटेड है। और अब वो ससेप्टिबल हो गए, ससेप्टिबल का मतलब उनको खतरा है, दे आर वल्नरेबल, उनको वो पर्टिकुलर कैंसर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो हम आजकल क्या करने लगे हैं बच्चों कि लोगों की स्क्रीनिंग करते हैं और उसमें उनके जीन्स का एनालिसिस करते हैं, और जीन्स का एनालिसिस करने पर अगर कैंसर नहीं हुआ है किसी इंसान को मान लो, लेकिन हमने फिर भी उसके जीन्स का एनालिसिस किया और उसके एनालिसिस से पता चला कि अरे इस इंसान के पास एक ये पर्टिकुलर जीन है और इससे तो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर होता है, मीन्स हमने कह दिया कि दैट पर्सन हैव एन इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी टू सर्टेन कैंसर। अगर हमने उसके उस जीन को आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई तेरे पास तो ये जीन है, तुझे ये वाला पर्टिकुलर कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है, तो हम उसका वो कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं पहले से, है ना। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि भाई अगर वो पर्टिकुलर जीन है और वो जीन किन कंडीशंस में एक्टिवेट होता है, तो हम उसको कह देंगे भैया तेरे पास कैंसर होने का ये वाला जीन है, और अगर तू इन कंडीशन से एक्सपोज हुआ तो तुझे ये पर्टिकुलर कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में वो जो बंदा है वो उन फैक्टर्स से, उन कंडीशन से हमेशा दूर रहेगा, अपने आप को उनसे दूर रखेगा, और ऐसे में जीन होते हुए भी उनको वो कैंसर होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। आगे पढ़ते हैं हम इसको। देखो, तो अगर हमने उन जीन्स को आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन्स, विच जीन्स बच्चों, सच जीन्स का क्या मतलब, वो जीन्स विच मेक ए पर्सन ससेप्टिबल टू सर्टेन कैंसर, है ना, विच प्री डिस्पोज एन इंडिविजुअल टू सर्टेन कैंसर। तो उसको प्री डिस्पोज कर दिया, उसको मतलब ओपन कर दिया, उसको पर्टिकुलर वो कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है, तो मे बी वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ कैंसर्स। इसको पूरा फिर से रीड आउट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनेंगे। Molecular biology techniques applied to detect genes in individuals with inherited susceptibility to certain cancers. Identification of such genes which predispose an individual to certain cancers may be very helpful in prevention of cancers. Such individuals may be advised to avoid exposure to particular carcinogens to which they are susceptible. हम उनको बता देंगे कि भैया तू इन कार्सिनोजन से दूर रहना, क्योंकि तेरे पास ये पर्टिकुलर जीन है, तो इससे तुझे कैंसर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जैसे कि तुझे टोबैको स्मोक से दूर रहना है, क्योंकि उससे तेरे को लंग कैंसर होने की पॉसिबिलिटी। भाई देखो, दुनिया में कई सारे लोग होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, हर इंसान को तो कैंसर नहीं होता है ना लंग कैंसर स्मोकिंग से, किनको हो रहा है, तो डेफिनेटली उन लोगों को होता है जिनके पास पर्टिकुलर जीन्स हैं जिनकी वजह से वो ससेप्टिबल है। और जिन लोगों को पूरी लाइफ जिन्होंने स्मोकिंग किया लेकिन फिर भी एंड तक उनको कभी कैंसर नहीं हुआ, तो प्रोबेबली उनके पास वो जीन नहीं है। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स का से भी कैंसर के होने की पॉसिबिलिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। एक बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको अभी बताना चाहूँगा। यू माइट हैव हर्ड अबाउट ए फेमस आर्टिस्ट एक्ट्रेस इन हॉलीवुड, एंजेलिना जोली। तो जो एंजेलिना जोली है उसकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, और बड़ी ही पेनफुल सिचुएशन में उसकी मदर की डेथ हुई। कितना ही ट्रीटमेंट कर लिया लेकिन वो कैंसर उसको रोका नहीं गया, और उसकी मदर की डेथ हुई थी। जब उसने डॉक्टर से पूछा कि जिस तरह से मदर को कैंसर हुआ, क्या मुझे भी कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है, तो डॉक्टर ने एनालिसिस किया, उसका जेनेटिक एनालिसिस किया और बताया कि आपको 99% वो ही कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो जीन आपकी मदर में था वो जीन आपके पास भी प्रेजेंट है। लेकिन ये जीन जो कैंसर इंड्यूस करता है ये सिर्फ ब्रेस्ट टिश्यू में, जो मेमोरी ग्लैंड का ग्लैंडुलर टिश्यू है उसी में वो जीन एक्टिवेट होता है, और वहीं कैंसर होता है, बॉडी के और किसी दूसरे पार्ट में कैंसर नहीं होगा। तो यू नो क्या किया गया, एंजेलिना जोली ने टाइम रहते ही अपने दोनों ही ब्रेस्ट की डबल मैसेक्टोमी करवाया। मीन्स पूरे ब्रेस्ट में से वो जो ग्लैंडुलर टिश्यू है जिसमें ये कैंसरस जीन प्रेजेंट होता है और जहाँ वो जीन एक्टिवेट होता है, वो टिश्यू पूरा का पूरा निकाल दिया, यानी कि पूरे ब्रेस्ट ही उसके सर्जरी करके निकाल दिए गए अंदर से। तो उससे अब ये फ़ायदा हो गया कि उसकी बॉडी की बाकी सेल में वो जीन भले ही प्रेजेंट हो, लेकिन क्योंकि अब ब्रेस्ट टिश्यू ही नहीं है वहाँ पर, तो उन ब्रेस्ट टिश्यू में उस जीन के एक्टिवेट होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और ऑब्वियसली शी सेव्ड हर सेल्फ फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर।
तो इट हैज़ बीन मोर देन 6-7-8 ईयर्स कुछ हो चुका है, काफ़ी पुरानी बात है। एंड ये एक डॉक्टर्स ने उसको सजेस्ट किया था उनको। तो दीज आर सर्टेन टेक्निक्स, डिटेक्शन और डायग्नोसिस बाय विच वी कैन identify the cancer. Okay, now let's talk about the treatment strategy. ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो बच्चों, जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी है वो काफ़ी सारी है। बेसिकली अगर अर्ली स्टेज पर कैंसर डायग्नोस हो जाता है, फर्स्ट सेकंड स्टेज पर, तो उसके सक्सेसफुल ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटी रहती है। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बच्चों, क्या क्या प्रोसीजर है? तो उसमें सबसे पहले तो रहता है सर्जरी। सबसे पहला काम ही ये कि अगर जहाँ ट्यूमर हुआ है, डायग्नोस हो गया है कि ये कैंसरस ट्यूमर है और अभी ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है, मेटास्टेसिस नहीं हुआ है, तो डॉक्टर फर्स्ट सबसे पहले यही सजेस्ट करेगा कि उसको सर्जरी करके उस ट्यूमर को निकाल दिया जाए। तो सर्जरी में करते क्या है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर, ऑपरेशन करके उस ट्यूमर को निकाल देते हैं। तो ये हमारा पहला ही ट्रीटमेंट हो गया, सर्जरी इज़ द फर्स्ट ट्रीटमेंट। हाँ, अगर ब्लड कैंसर है और ट्यूमर का पता नहीं चल पा रहा है तो कई बार सर्जरी नहीं कर पाते हैं। ये डिपेंड करेगा, सर्जरी की जा सकती है कौन से ऑर्गन में हुआ है, ट्यूमर कितना बड़ा है। कभी छोटा सा ही ऑर्गन होता है और उसमें पूरा ट्यूमर हो गया और वाइटल ऑर्गन है तो आप उसको नहीं निकाल सकते हो। तो ये डिपेंड करता है। ब्रेन के किसी डीप एरिया में कोई ट्यूमर है, सर्जरी करने जाएंगे तो ब्रेन को ऊपर से काटते हुए अंदर गहराई तक जाना पड़ेगा, तो उससे और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये सारा डिपेंड करेगा कि सर्जरी पॉसिबल होती है या नहीं होती है। दूसरी जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी है बच्चों, वो है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी, तो इसमें क्या करते हैं बच्चों कि जो ट्यूमर सेल्स होती है, हमारे पास पर्टिकुलर अच्छी मशीन्स होती है रेडियोथेरेपी देने के लिए। उसमें जो पर्टिकुलर ट्यूमर है उसके ऊपर हाई इंटेंसिटी की, लीथल इंटेंसिटी की, समझ लीजिए आप, आयोनाइजिंग रेडिएशंस, एक्सरेज डाली जाती है उस, और इस तरीके से बीम के फॉर्म में डाली जाती है वो रेज कि जो सराउंडिंग टिश्यूज़ है, जो नॉर्मल टिश्यू है, उसको मिनिमम नुकसान पहुँचे या उसको नुकसान नहीं पहुँचे, ध्यान रखते हुए सराउंडिंग टिश्यूज़ को हम उसके ऊपर रेडिएशंस डालते हैं। अब आप बोलोगे कि रेडिएशंस डालने से क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू कि रेडिएशन थेरेपी से, एक्सरेज डालने से ट्यूमर कैसे ठीक होता है। समझिए आप, ट्यूमर सेल्स जो होती है वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती है। रैपिडली डिवाइडिंग का मतलब उन सेल्स का डीएनए रैपिडली रेप्लिकेट होता है। एक बार रेप्लिकेशन हुआ, फिर थोड़ी देर में रेप्लिकेशन होगा, फिर थोड़ी देर में रेप्लिकेशन होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो डीएनए क्रोमोसोम का व्हाट यू कॉल रेप्लिकेशन जब होगा तो वो बार बार खुलेगा और वो क्रोमेटिन की फॉर्म में, कंडेंस्ड फॉर्म में पड़ा हुआ नहीं रहता है। नाउ डीएनए जब ओपन स्टेट में होता है, जब रेप्लिकेशन होता है, उस समय अगर उस डीएनए के ऊपर रेडिएशंस डाली जाएगी, एक्सरेज, तो उनमें कई सारे म्यूटेशंस हो जाएंगे और इतने म्यूटेशन हो जाएंगे कि फिर वो सेल वायबल नहीं रहेगी, वो सेल की डेथ हो जाएगी। तो बच्चों ये देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होगी उनके ऊपर ही हमारी एक्सरेज मोर इफेक्टिव होगी। जो सराउंडिंग सेल्स है उनके ऊपर उन एक्सरेज का उतना नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो सराउंडिंग सेल्स है वो डिवाइडिंग सेल्स नहीं है, उनका डीएनए कंडेंस्ड पड़ा हुआ है, उनका डीएनए पैक्ड पड़ा हुआ है, बार बार ओपन नहीं हो रहा है, और ऐसे में वो रेडिएशन से उन सेल्स को नुकसान कम पहुंचेगा। लेकिन जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती है उनको उस रेडिएशंस का ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो क्या करते हैं बच्चों इस मेथड में? इस मेथड में हम ट्यूमर सेल्स को जो होती है, दे आर इरेडिएटेड, ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड, यानी कि उनके ऊपर रेडिएशंस डाले जाते हैं, इरेडिएटेड लीथली। लीथली का मतलब हाई इंटेंसिटी, कि वो सेल मर ही जाए। टेकिंग, उसमें किस बात का ध्यान रखना है आपको? जो सराउंडिंग टिश्यू है, नॉर्मल टिश्यू, उसका आपको पूरा ध्यान रखना है। टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर। जो ट्यूमर है उसके आसपास का जो नॉर्मल टिश्यू है उसका हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि रेडिएशन डालने से क्या होता है। यहाँ एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि ट्यूमर की जितनी भी सेल्स थी
वो मर गई। लेकिन जब रेडिएशन दी गई तो हम कितना भी बचाने की कोशिश करें, ये होता है कि जो सराउंडिंग टिश्यू है उसमें से किसी सेल्स को थोड़ा बहुत रेडिएशन पहुंच जाए और उनमें म्यूटेशंस हो जाए, और उनमें म्यूटेशन होने से ये भी पॉसिबल होता है कि ऐसे जीन में म्यूटेशन हो जाए जो सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं, तो वो जो सराउंडिंग नॉर्मल सेल्स थी वो उस रेडिएशन के समय ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो सकती है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो जब भी कभी किसी इंसान की रेडियोथेरेपी की जाती है कैंसर के बाद, तो और वो एक बार ठीक हो गया है, मान लो उसका सारा ट्यूमर खत्म हो गया है, ही इज़ नाउ फ्री फ्रॉम द कैंसर, तब भी उसको ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको हर 6 महीने में रिपीटेडली आना है और आपको अपनी जांच करा के जानी। डॉक्टर वापस उनका चेक करेगा, उस एरिया को रेगुलरली हर बार चेक करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि फर्स्ट टाइम हमने जब ट्रीटमेंट के समय जो रेडिएशंस डाली है उन रेडिएशन से कोई नए ट्यूमर तो डेवलप नहीं हो रहे। तो ये पॉसिबिलिटी रहती है बच्चों, इसलिए उनको वापस रिपीटेडली चेकअप के लिए हर 6 महीने में, इनिशियली तो 3 महीने में, और उसके बाद 6 महीने में, और उसके बाद 1 साल में, और लाइफ लॉन्ग उनको जो है 20 साल 25 साल भी हो जाए ट्रीटमेंट के बाद, तब भी उनको वापस रिपीटेडली बुलाया जाता है और उनको वापस चेक कराया जाता है। तो इससे आप समझ गए होंगे बच्चों। देन हमारे पास कुछ बच्चों केमिकल्स भी होती हैं, कुछ ड्रग्स भी होती है जिनसे भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, उन्हें हम कीमोथेरेपी कहते हैं। अब कीमोथेरेपी में क्या करेंगे कि हम कुछ ऐसी मेडिसिन्स को यूज़ करेंगे, ऐसी ड्रग्स को यूज़ करेंगे ना। बड़ा नया होगा कीमोथेरेपी क्या होता है, कीमोथेरेपी क्या होता है। अरे कुछ भी नहीं होता है कीमोथेरेपी, कुछ मेडिसिन होती है जो आपको दी जाती है। अब उस कीमोथेरेपी का पॉसिबल उसका मैकेनिज्म क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। कि जो कीमोथेरेपी में मोस्टली ड्रग्स दी जाती है वो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चरल एनालॉग्स होती है। जो हमारे 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड है ना, एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चरल एनालॉग होते हैं। और जब हम इन न्यूक्लियोटाइड्स को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो कैंसरस सेल जो होती है वो उन न्यूक्लियोटाइड्स का टेकअप करेगी, क्योंकि वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है, उनको हर समय नया डीएनए बनाना होता है, उन्हें हर समय नए न्यूक्लियोटाइड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उन न्यूक्लियोटाइड्स को ले लेते हैं। अब क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो ओरिजिनल न्यूक्लियोटाइड्स नहीं है, ये उनके स्ट्रक्चरल एनालॉग है, मतलब ये उनके मिलते जुलते हैं लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड्स है नहीं। और जब रेप्लिकेशन होगा तो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो इन न्यूक्लियोटाइड से बाइंड हो जाएगा, और बाइंड होने के बाद वो आगे रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस चीज़ से वो बाइंड हुआ है वो बेसिकली ओरिजिनल न्यूक्लियोटाइड है ही नहीं। यानी उस रैपिडली डिवाइडिंग सेल में जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस था वो स्टॉप हो गया, और जब उसका एक लाइफ टाइम आएगा वो सेल मर जाएगी और नई सेल में कन्वर्ट नहीं होगी, नया सेल उससे नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम बच्चों को कीमोथेरेपी देते हैं। बड़ा सिंपल सा है, लेकिन अब इसका एक ड्रॉबैक भी है कीमोथेरेपी का, कि कीमोथेरेपी का टारगेट क्या है, उन केमिकल्स का टारगेट क्या है। उनको क्या पता मुझे कहाँ कैंसरस सेल है, नहीं, उनको पता ही नहीं है। वो ड्रग जब बॉडी में जाएगी तो वो स्पेसिफिकली कैंसरस सेल में ही थोड़ी घुसेगी, बॉडी में और भी कहीं दूसरी ऐसी सेल्स जो रैपिडली डिवाइडिंग होती है। अब हमारी बॉडी में और कहाँ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है, एक हमारी बोन मेरो में रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है, क्योंकि हमें रोज़ नया आरबीसी, नए डब्ल्यूबीसी बनाने होते हैं, तो वहाँ रोज़ नए नए सेल्स बनते हैं। तो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स वहाँ पे भी मिलेगी आपको बोन मेरो में, बोन मेरो स्टेम सेल्स कहते हैं हम उनको। फिर हमारी स्किन की सेल्स, हमारे हेयर्स की सेल्स, हमारी इंटेस्टाइनल की जो अंदर की एपिथीलियम है, उनको भी हमेशा वियर एंड टीयर होता रहता है, तो वहाँ पे भी नई नई सेल्स रोज रेगुलरली बनती रहती है, तो वहाँ पर भी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है। तो जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो हमें कितनी डोज कीमोथेरेपी की देनी है ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो ड्रग जो बॉडी में जाएगी वो कैंसरस सेल के अंदर तो एंटर करेगी ही, उनको तो वो मारेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ वो आपकी बोन मेरो स्टेम सेल्स को भी मार सकती है, और इनफैक्ट मारती है। वो हेयर फॉलिकल्स पर जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है उनके अंदर भी एंटर करेगी, उनको भी मारेगी। और यही कारण है कि आप यू माइट हैव सीन समटाइम कि जिनको कीमोथेरेपी दी जाती है उनका पूरा टोटल बॉडी का हेयर लॉस हो जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि उनको एनीमिया होने के चांसेस भी ज़्यादा है, क्योंकि उनका नया ब्लड नहीं बन सकता, उनकी बोन मेरो स्टेम सेल्स की डेथ हो जाती है। इंटेस्टाइन के अंदर कई सारे लीजन्स, घाव, यूँ समझिए अल्सर्स हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पुरानी सेल्स मर रही है और नई सेल्स नहीं बन पाती। तो दीज आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी। क्या रीज़न है बच्चों कि हम कई बार ड्रग्स होते हुए भी हम उनको दे नहीं पाते हैं, ट्रीटमेंट ढंग से नहीं कर पाते हैं? सीधा सा रीज़न है कि कोई भी हमारे पास ऐसी ड्रग नहीं है जो स्पेसिफिकली कैंसर सेल से जाके बाइंड हो। भाई कैंसर सेल कोई बाहर से आई हुई सेल तो है नहीं, हमारी खुद की ही तो सेल है। तो जब हम ट्रीटमेंट देंगे तो ये पॉसिबल है कि वो जो ड्रग है वो आपकी सेल्स की, आपकी बॉडी की जो दूसरी सेल्स है रैपिडली डिवाइडिंग, उनसे भी जाके बाइंड होती है।
ओके, तो कीमोथेरेपी हम क्या करते हैं, वी गिव ड्रग्स टू किल कैंसरस सेल्स। लेकिन मैंने आपको समझाया इनमें से कुछ होती है जो स्पेसिफिक होती है, कुछ ड्रग्स ऐसी है, सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर्स, बट अदरवाइज ये स्पेसिफिक नहीं होती है, और ऐसे में साइड इफेक्ट सामने आएंगे। Majority of drugs have side effects like एनीमिया, है ना। क्यों हुआ एनीमिया, समझ में आ गया आपको। बोन मैरो स्टेम सेल्स और हेयर लॉस भी इसमें हो सकता है, एनीमिया और हेयर लॉस, ये इसके कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट है। अब आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि बच्चों, जितने भी कैंसर के ट्रीटमेंट होते हैं उसमें से कोई एक ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी यूज़ नहीं करते हैं। वो अभी सर्जरी कर दी, सबसे पहला काम करते हैं हम, अगर सर्जरी पॉसिबल है तो ट्यूमर निकाल लेते हैं। ट्यूमर निकालने के बाद जिस जगह से ट्यूमर निकाला है, डॉक्टर सस्पेक्ट करता है कि मैंने ट्यूमर तो बहुत अच्छे से निकाला, जितना पॉसिबल हुआ उसने निकाला, आसपास का जो नॉर्मल टिश्यू था वो भी निकाल लिया, ये सोचते हुए कि कहीं वहाँ कुछ सेल्स स्प्रेड हो गई होगी, तो ध्यान रखते हुए डॉक्टर कोशिश करता है कि जितना एरिया निकाला जा सकता है उतना निकाल लेता है। फिर भी माइक्रोमेटास्टेसिस का पता हमें नहीं चल सकता है। माइक्रोमेटास्टेसिस का मतलब नियर बाई एरिया में कोई कैंसरस सेल स्प्रेड हो गई है। तो फिर क्या करा जाता है बच्चों कि उस एरिया पर जहाँ पर सर्जरी की गई है वहाँ रेडिएशन थेरेपी डाली जाती है। तो सर्जरी के बाद भी उसकी रेडियोथेरेपी करते हैं और साथ ही साथ उसकी कीमोथेरेपी भी कर लेते हैं। तो उससे एक पॉसिबिलिटी रहती है कि सारी की सारी कैंसर सेल उस एरिया से निकल जाए, मर जाए। तो ये ध्यान रखें कि मैं लास्ट में एक लाइन लिख रहा हूँ कि तीनों को हम कंबाइन करेंगे। तीन कौन सी, ये आपको समझ में आ गई है। एक सर्जरी, दूसरा रेडिएशन थेरेपी और तीसरा कीमोथेरेपी। तो यहाँ हम एक लाइन लिख देते हैं कि मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। ये सब ट्यूमर, उसकी साइज़, उसकी लोकेशन पर डिसाइड किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है बच्चों कि कोई ट्यूमर को काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी बड़े ट्यूमर को निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर ऐसा भी पॉसिबल होता है कि कई बार डॉक्टर उसको कीमोथेरेपी पहले शुरू कर देंगे, और कीमोथेरेपी से क्या होगा कि वो जो ट्यूमर की सेल्स है वो मरने लगती है थोड़ी थोड़ी थोड़ी, और उससे ट्यूमर का साइज़ जो है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो जब एक बार उसका साइज़ रिड्यूस हो जाए उसके बाद सर्जरी करके उसका ट्यूमर निकाला जाता है। तो ये आगे पीछे किसी भी तरह से ये डिसाइड किया जाता है डॉक्टर डिसाइड करेगा कि इसको किस तरीके से हम ट्रीट करेंगे। नाउ वी कम टू द वन मोर ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी। तीन हमारे पास हो गई, इनके बारे में आपने सुना ही होगा। सर्जरी के बारे में सुना, रेडिएशन थेरेपी के बारे में सुना, तीसरा आपने कीमोथेरेपी के बारे में भी सुन लिया। अब एक चौथी और हम बात करेंगे, दैट इज़ अबाउट इम्यूनोथेरेपी। तो ऊपर हमारे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ इम्यूनोथेरेपी। अब आपको मैं यहाँ एक बात बताऊँ, एक बात याद करिए आप। जब इम्यूनोलॉजी पढ़ाया तो उसमें आपको समझाया कि जो नेचुरल किलर सेल्स होती है और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, उसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो ट्यूमर सेल को आइडेंटिफाई करके उनको डिस्ट्रॉय करता है। पर फिर मैंने एक दूसरा स्टेटमेंट अपने कल वाले लेक्चर में ये भी दिया है कि जो कैंसरस सेल्स होती है, दे हैव एबिलिटी टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम, है ना, कि इम्यून सिस्टम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता है और उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है कैंसर सेल को।
करेक्ट। अभी हमारे पास कुछ ऐसे बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिन्हें हम बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स कहते हैं, पर्टिकुलरली अल्फा इंटरफेरॉन्स। ये इंटरफेरॉन मैंने आपको पढ़ाया है। अब इंटरफेरॉन के कई सारे फंक्शन हैं, उनमें से इंटरफेरॉन का एक ये भी फंक्शन है कि इट एक्टिवेट आवर इम्यून सिस्टम। तो एक बार आपका अगर इम्यून सिस्टम थोड़ा बूस्ट किया जाए और उसको थोड़ा एक्टिवेट किया जाए तो हो सकता है कि वो आपका इम्यून सिस्टम खुद ही बॉडी में जो कैंसरस सेल्स है उसको आइडेंटिफाई करे और उसको डिस्ट्रॉय करे। तो हम यहाँ जो अल्फा इंटरफेरॉन कंपाउंड पर्टिकुलरली यूज़ करेंगे उसे हम बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर करते हैं। तो व्हाट इज गिवन इन द इम्यूनोथेरेपी, ध्यान से सुनिएगा आप। इन दिस मेथड बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स, एग्जाम्पल अल्फा इंटरफेरॉन्स। आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, अरे इंटरफेरॉन तो वायरसेस के लिए काम आते हैं, पर याद रखें इंटरफेरॉन्स जो है हमारे इम्यून सिस्टम को भी एक्टिवेट करते हैं। तो आर गिवन, इम्यूनोथेरेपी में क्या चीज़ देते हैं, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स दिए जाते हैं। कौन एग्जाम्पल कौन सा है बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर का, ये अल्फा इंटरफेरॉन। क्या करेगा ये अल्फा इंटरफेरॉन, ये आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट इम्यून सिस्टम। और उससे जो एक बार अगर आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो इट विल डिस्ट्रॉय द ट्यूमर। तो बच्चों 4 तरह की ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी मैंने आपको एक्सप्लेन की है, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। और इसी के साथ हमारा ये जो कैंसर वाला पार्ट है ये कंप्लीट होता है। और अब नेक्स्ट लेक्चर से हम बाकी की जो हमारी डिजीज़ेज़ है, लाइक प्रोटोजोवन डिजीज़ेज़, हेलमिंथ डिजीज़ेज़, कुछ मैं आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ के बारे में भी बताऊंगा, ये सब हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।